नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम भील किसान आंदोलन के बारे में जानेंगे। भील किसान आंदोलन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भीलों को ऐसी कौन सी जरूरतें पड़ी या फिर उनको ऐसी कौन सी समस्याएं आई उनके सामने जिनके कारण उन्हें जनजाति आंदोलन करना पड़ा। भील पहले से या फिर हम कह सकते हैं कि शुरुआती वर्षों से या फिर जब शासकों के समय में थी उस समय भी भील जंगलों में रहा करती थी। लेकिन समय के अनुसार उनमें वो कौन से चेंजेज आए, उन्हें कौन सी जरूरतें पड़ी जिनके कारण उन्होंने जनजाति आंदोलन किए। उन सबसे पहले हम जनजाति आंदोलन क्यों हुआ उनके कारण हम जानेंगे। जनजाति आंदोलन में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो भील है ये बहुत बड़ी जनजाति कह सकते हैं जिसने मेवाड़ या फिर राजस्थान के अन्य हिस्सों में भी आज भी निवास करती है और पहले भी थी। और भीलों को मेवाड़ क्षेत्र में एक उच्चतम कह सकते हैं उच्चतम स्थान प्राप्त है। जैसे कि हम कह सकते हैं मेवाड़ का जो पहले ध्वज है उसमें भी भीलों को जगह दी गई है। और अब हम इनके कारण जानेंगे कि भील जनजाति आंदोलन क्यों स्टार्ट करते हैं। तो भीलों के सबसे पहले दो कारण है। भीलों के जो मुखिया होते हैं गमेती कहते हैं जिसे गमेती, जो दो प्रकार के कर लिया कर रहा था। जो पहला है बोलाई कर, बोलाई कर, और दूसरा है रखवाली कर। रखवाली कर हम कह सकते हैं ये एक राजमार्ग कर है एक तो जिसे हम बोलाई कर के नाम से जानते हैं। एक रखवाली कर सुरक्षा कर कह सकते हैं हम कि कोई भी यदि वहां के लोग हैं उनसे सुरक्षा का कर लिया करते थे या फिर वहां से कोई भी लोग गुजरते तो वहां से कर लिया करते थे कि आप हमें कर दीजिए, आप सुरक्षित रूप से हमारे जो राजमार्ग है हमारे क्षेत्र का इससे आप सुरक्षित रूप से जाएंगे, अन्यथा यहाँ पर लूट हो सकती है। ऐसे कर लिया करती थी। ये उन करों को अंग्रेज सरकार आने के बाद में बंद कर देती है। पहला कारण ये है। और दूसरे नंबर पे अंग्रेजों ने इनके जो वनों के अधिकार है उन्हें खत्म कर देते हैं। जैसे कि वन अधिकार में भी घूम घूम कर खेती करते थे, घूम घूम कर खेती करते जिसे झूम खेती कहते। या फिर जब मर्जी होती उस समय वन में जाकर अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी ले सकते थे। जैसे कि जड़ मूल तना फल फ्रूट जो भी पत्तियां वगैरह जो भी है वे ले सकते थे। लेकिन अंग्रेज सरकार आने के बाद में उनके जो भी वन अधिकार थे वे छीन लिए गए। और उनके बाद में अंग्रेजों ने भीलों द्वारा बनाई जाने वाली महुआ की शराब को भी बंद करवा दिया। महुआ की शराब जो भील व्यक्ति बनाते और वो अपने समाज में या फिर अन्य लोगों में बेचकर वो अपना घर चलाते थे उसे भी बंद करवा दिया। और महुआ की शराब अब सरकार के अधीन चलने लगी जिनके कारण भील थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। उनके बाद में कि यहाँ पर भील जब विरोध करने लगते हैं तो यहाँ पर सरकार है या फिर जो अंग्रेज अधिकारी है वे यहाँ पर एक संगठन चलाते हैं जिसका नाम है मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर, भील कोर ये भीलों को नियंत्रित करने के लिए ये संगठन बनाया गया। उसके बाद में यहाँ पर भीलों पर बेजार प्रथा नामक कुछ ऐसी प्रथाएं होती है वे लागू कर देते हैं। और जो भीलों में पहले से जो कुछ प्रथाएं हैं कुप्रथाएं उनके उन्हें बंद करवा देते हैं। जैसे कि डाकण प्रथा, डाकण प्रथा, विधवा विवाह जैसे वे स्टार्ट करवा देते हैं। विधवा विवाह वगैरह भी उस समय पे थोड़े बहुत स्टार्ट हो जाते हैं। उनके बाद में एक दो ऐसे और भी है जैसे कि उनके बाद में एक ये भी कि जो झूम खेती थी इसे बंद कर दिया था जिसे हम झूम खेती कहते हैं। झूम खेती
इसे बंद करने के बाद जब भील लोग एक जगह पर रहकर खेती करने लगे तो यहाँ पर बहुत सारे या बहुत प्रकार के यहाँ पर कर लगवा देते हैं, करों में वृद्धि कर देते हैं। उनके बाद जो भील लोग राज्य की जो राजा होता है उसके अधीन जो सेना है, सेना में काम करते हैं, वहां पर 1818 की संधि के अनुसार राजाओं को ये संदेश दे दिया जाता है कि आज के बाद में आपके पास जो भी सैन्य होगी या फिर सैन्य शक्ति है उसे भंग कर दिया जाएगा, और जो यदि आपको सेना की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको सेना अवेलेबल करवाएंगे। इसके कारण यहाँ पर सेना भंग हो जाती है, और मेवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ के राजा के पास ज्यादातर भील सैनिक ज्यादा थे, जिनके कारण भील सैनिक बेरोजगार हो जाते हैं। जो भील सैनिक है, भील सैनिक है, सैनिक बेरोजगार हो जाते हैं। जब ये सारी चीजें हो जाती है और जब एक जगह पे रहने लगते हैं तो यहाँ पर एक सामंत व्यवस्था भी होती है, जिनके चंगुल में आने लगते हैं भील लोग सामंत व्यवस्था में। क्योंकि जब भीलों की आमदनी सब तरफ से बंद हो जाती है, जब उनके शराब वगैरह बंद कर दी जाती है, जब सेना भंग कर दी जाती है, उनके वन अधिकार बंद कर दिए जाते हैं, उनके ऊपर कर बढ़ा दिए जाते हैं, तो उन पे कर जाने लगा और वे सामंत व्यवस्था या फिर सामंत या फिर वहां पे जो सेठ लोग होते हैं उनसे कर्जा लेते हैं, और वैसे करके ये कह सकते हैं सामंत व्यवस्था के चंगुल में फंसते जाते हैं। इनके बाद में हम भील जनजाति आंदोलन की कुछ नेतृत्व करता है, जैसे कि मोतीलाल तेजावत है, गोविंद गुरु है, इन नेतृत्वकर्ताओं के बारे में जानेंगे। जिनसे पहले हम जानेंगे गोविंद गिरी के बारे में। नेतृत्वकर्ता में गोविंद गिरी, जिनमें से हम कह सकते हैं गोविंद गिरी के बारे में, जिन्होंने भील जनजाति आंदोलन को ऊंचाइयों पर लेके गए या फिर उच्चतम शिखर तक लेके गए, गोविंद गिरी। गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी में होता है, ईस्वी में वेदसा नामक गांव में, वेदसा नामक गांव में डूंगरपुर में। इनका जन्म बंजारा परिवार में होता है, बंजारा परिवार में इनका जन्म होता है। अब हम कह सकते हैं गोविंद गिरी का ये एक समय ऐसा भी आता है जब ये जवान हो जाते हैं, इनके शादी हो जाती है और उनके बाद में इनके बच्चे भी होते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनकी पत्नी, उनके बच्चे और पूरे परिवार के लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वे कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी को, राजगिरी को अपना गुरु मान लेते हैं। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु उनके बाद में गोविंद गिरी जगह जगह पर जाते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, और उसके बाद में गोविंद गिरी आर्य समाज से, आर्य समाज से प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं, खास तौर से स्वामी दयानंद सरस्वती से। क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज में एक आंदोलन चलाया जिसका नाम शुद्धि आंदोलन है, शुद्धि आंदोलन, जिसमें अपने धर्म के प्रचार हेतु और अपने धर्म से जो धर्मांतरण हो रहा था उन्हें रोकने के लिए चलाया गया, और जो धर्मांतरण हो चुका था उन्हें वापस लाने के लिए आंदोलन चलाया गया, जिनसे ये प्रभावित होकर
प्रभावित होते हैं और खुद एक अपना पंथ चलाते हैं जिसका नाम है भगत पंथ। भगत पंथ। लेकिन इससे पहले हम संप सभा के बारे में जानेंगे। गोविंद गिरी इनसे प्रभावित होकर पहले संप सभा की स्थापना करते हैं। संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में करते हैं। संप का अर्थ है प्रेम, या तो हम कह सकते हैं बंधुत्व। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 ईस्वी में होता है। और जो भी गोविंद गिरी के भगत होते हैं उन्हें भगत कहा गया, और उन्हीं के इकट्ठा होने के कारण उन कह सकते हैं एक अलग से पंथ चला दिया जिसका नाम भगत पंथ है। उनके बाद में 1908 ईस्वी में गोविंद गिरी को यहाँ की सरकार ने निष्कासित कर दिया क्योंकि गोविंद गिरी ने यहाँ पर कुछ सरकार के खिलाफ भी ऐसे कुछ फैसले सुनाए या फिर कुछ फैसले उठाए जिनके कारण यहाँ की सरकार ने इनको निष्कासित कर दिया। गोविंद गिरी को 1908 ईस्वी में सरकार ने निष्कासित किया। उसके बाद में गोविंद गिरी गुजरात चले जाते हैं और 1911 ईस्वी में वापस आते हैं। 1911 ईस्वी में वापस आते हैं और भगत पंथ को पुनर्गठित करते हैं और वापस कह सकते हैं यहाँ पर अधिवेशन होने लगते हैं। और 1913 ईस्वी में भारी मात्रा में यहाँ पर भीड़ लोग एकत्रित होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर भीड़ लोग हर बार तो क्या पता वे नॉर्मल से हथियार लेके आते, कुछ लाते कुछ नहीं लाते, लेकिन 1913 वाले अधिवेशन में हर भील के पास में तलवारें, तीर कमान वगैरह बहुत सारे ऐसे हथियार मिले जिनके कारण सरकार को कुछ डाउट हुआ और वहां पर मेजर बेरी नामक व्यक्ति ने यहाँ पर गोलियां चलवा दी जिसके कारण यहाँ पर 1500 भील लोग शहीद हो जाते हैं। 1500 भील लोग शहीद हो जाते हैं। 1500 भील शहीद हो जाते हैं। ये अधिवेशन हम कह सकते हैं प्रथम अधिवेशन से लेकर 1913 तक सारे अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी पर होते हैं। महानगढ़ पहाड़ी पर, जिनके कारण यहाँ पर मानगढ़ हत्याकांड भी कह सकते हैं हम। मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जाना गया। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा गया। राज्य का या राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहा गया जब 1500 भील लोग शहीद हो जाते हैं और यहाँ अधिकारी कह सकते हैं मेजर बेरी होता है। मेजर बेरी ने यहाँ पर गोलियां चलवाई। मेजर बेरी ने, उनके बाद में गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गोविंद गिरी और इनके एक और सहयोगी होते हैं जिनका नाम है सूरजी भगत। इनको सरकार ने फांसी की सजा सुनाई कि इनको फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन भीलों का जो जोश है या फिर भीलों द्वारा किए गए आंदोलन या फिर भीलों के विद्रोह को देखते हुए सरकार ने इन्हें 20 वर्ष की सजा दी। 20 वर्ष की जेल। लेकिन इनके अच्छे व्यवहार और आचरण के कारण सरकार ने इन्हें 10 वर्ष तक जेल में रखा। 7 से 10 वर्ष तक जेल में रखकर इन्हें रिहा कर दिया।
ये अहमदाबाद जेल में रही। उनके बाद में रिहा होने के बाद में गुजरात के कंबोई क्षेत्र में आते हैं, जहां पर इनका अंतिम समय बीतता है। हमने अब ये गोविंदगिरी के बारे में पढ़ा, जिन्होंने भील जनजाति आंदोलन में अपना पूरा सहयोग दिया। यहाँ पर संप सभा का स्थापना करते हैं 1883 ईस्वी में। उनके बाद में प्रथम अधिवेशन करते हैं 1903 ईस्वी में, और 1911 में जब 1908 में जब निष्कासित हो जाते हैं तो 1911 में वापस आकर पुनर्गठित करते हैं। और 1913 में जब मानगढ़ हत्याकांड हो जाता है, जब मानगढ़ पहाड़ी पर ये कह सकते हैं हत्याकांड होता है, जब 1520 लोग मेजर बेरी के आदेश पर मारे जाते हैं गोलियों के कारण, तो फिर यहाँ पर इनके साथ ही गोविंदगिरी को और गुरु जी भगत को यहाँ पर फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन भीलों के विद्रोह से डरते हुए उन्होंने 20 वर्ष की जेल दी। और जब उनके आचरण को देखा गया, जब उनके व्यवहार अच्छा निकला, तो फिर उन्हें 10 वर्ष में ही रिहा कर दिया गया। वे अहमदाबाद जेल में 10 वर्ष बिताए, और उनके अंतिम समय जब रिहा हो जाते हैं तो कंबोई गुजरात में रहते हैं, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इससे आगे हम मोतीलाल तेजौत के बारे में जानेंगे, जिन्होंने घूमट आंदोलन या फिर एक ही आंदोलन चलाते हैं। मोतीलाल तेजौत के बारे में जानेंगे। मोतीलाल तेजौत, जिनका जन्म ओसवाल परिवार में ओसवाल परिवार के ओसवाल परिवार में 1886 ईस्वी में कोलियार उदयपुर में होता है। कोलियार उदयपुर में होता है, उदयपुर में। इनके बाद में ये बड़े होने के बाद में ये कामदार पद पर कार्य करते हैं। कामदार पद पर जो जाडोल उदयपुर में कार्य करते हैं। जाडोल उदयपुर में कार्य करते हैं। कुछ समय ये कार्य करने पर कामदार पद छोड़ देते हैं और एक ही आंदोलन या घूमट आंदोलन चलाने स्टार्ट कर देते हैं। घूमट आंदोलन चलाते हैं। इनके उपनाम बाबजी, जिसे मारवाड़ी में बाबजी कहते हैं, बाबजी, और आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का मसीहा के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 1921 ईस्वी में एक ही या फिर घूमट आंदोलन चलाया, जिसमें 21 सूत्रीय मांगे रखी, जिसे मेवाड़ की पुकार नाम से जाना गया। मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ सरकार ने या फिर मेवाड़ के जो अधिकारी होते हैं, उन्होंने 21 सूत्रीय मांगों में से 18 मांगे तो होती है वो मान ली गई, जिनके कारण ये जो आंदोलन है ये धीमा पड़ जाता है। और जो 3 मांगे हैं वो नहीं मानते हैं, तो भील खुद अपने मर्जी के अनुसार मान लेते हैं कि आज के बाद में हम ये काम नहीं करेंगे। जैसे कि बेगा प्रथा वाला जो होता है, और वन अधिकार वाला जो भी वन संपदा से रिलेटेड कुछ ऐसी मांग थी, वे नहीं मानते हैं, तो भील खुद अपना मान लेते हैं कि यदि वन संपदा में हमें कुछ जरूरत पड़ी, जैसे कि हमें यदि वनों के बारे में या वनों में जाना पड़े तो हम जा सकेंगे। जो भी अधिकार जो उन्होंने सरकार ने मांग नहीं मानी, वे भीलों ने खुद ने ही मान ली थी। 3 मांगे जो नहीं मानी थी
वे भीलों ने खुद ने मान ली, भीलों ने खुद ने मान ली। इनके बाद में ये आंदोलन यहाँ तक कहते हैं समाप्त हो जाता है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट 1921 ईस्वी में, नोट लगाकर भी लिख सकते हैं, 1921 ईस्वी में नीमड़ा नरसंहार होता है, नरसंहार होता है, जिसमें 1200 भील शहीद हो जाते हैं। उसके बाद में एक वनवासी संघ चलाते हैं 1933 ईस्वी में, वनवासी संघ चलाते हैं या फिर जिसकी स्थापना करते हैं 1936 में, जिससे भीलों में जन जागृति आती है, भीलों में जन जागृति आती है। एवं एक इंपॉर्टेंट ये भी कि कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र भी कहा है, वन पुत्र भी कहा है। आज हमने भील जनजाति आंदोलन के बारे में जाना, जिसमें हमने दो आंदोलनों के बारे में जाना। पहला भगत आंदोलन और दूसरा हमने एक ही आंदोलन जिसे हम भूमट आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ा, जिनमें हम कह सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कह सकते हैं राजस्थान का हुआ था, जिसमें 1500 भील मेजर बेरी के कहने पर गोलियां चलवा देते हैं और 1500 भील शहीद हो जाते हैं। और एक ही आंदोलन जिसमें मेवाड़ सरकार के सामने 21 सूत्रीय मांगे रखी जाती है, जिसे मेवाड़ की पुकार नाम से जाना गया। उसमें से सरकार 18 मांगे होती है वो मान लेती है, और बाकी जो भी 3 मांगे होती है वे नहीं मानते हैं, तो भील अपने खुद ही मान लेते हैं, और उनके बाद में ये आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है धीरे धीरे। और मोतीलाल तेजावत अन्य क्षेत्रों में जाकर वहां पर जन जागृति लाने का कार्य करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम साथ में लेके चलेंगे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।